students, how are you? I hope you all are doing well. Today we are starting a chapter which name is Change in the Arts, Painting, Literature and Architecture. And before starting the chapter, we have to know some important terms like lithography. Lithography means engraving on stones. Next is mythology. Mythology means stories or myth of a country. Sculpture, that is the art of statue making. Fiction, literature consists of written or creative narrative, example stories, novels, etc. Gothic, that means an early style of architecture characterized by pointed arcs. Cathedral, that is the chief church in a diocese which contains the bishop's throne. Now let's start the chapter. The intervening period of nearly 2 centuries, that is 1757 to 1947, ये जो टाइम पीरियड रहा है ये ब्रिटिशर्स और इंडियन स्ट्रगल कर रहा है. ठीक है, जब इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था तो एक पीरियड क्या रहा है, कॉलोनियलिज्म और नेशनलिज्म का पीरियड रहा है. इट मार्क्ड अ ब्रेक विद द पास्ट एंड हेरिटेड ट्रांसफॉर्मेशन इन वेरियस फील्ड्स ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर. और इस पीरियड में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर में. क्या क्या चेंजेस हुए हैं ये हम पढ़ेंगे. डेवलपमेंट इन द फील्ड्स ऑफ आर्ट, दैट इज पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर. The given factors influence the development of modern art. For example, first is early Indian art was patronized by Nawabs and Prince. Under the British rule, it underwent a grand change. पहले जो थी इंडियन आर्ट उसको कौन देखते थे, किसके अकॉर्डिंग होते थे, नवाब, जो कि खुद शौकीन होते थे आर्ट के, नवाब और जो प्रिंसेस होते थे. ठीक है, जब ब्रिटिश रूल आया तो बहुत ज़्यादा आर्ट में चेंज आया. From the 1780s, India became a major attraction for landscape and portrait painters from England. अब जब ब्रिटिशर्स आ गए हैं तो 1780 से जो इंडिया है उस पर लैंडस्केप और पोर्ट्रेट पेंटर्स बहुत ज़्यादा आ गए थे इंग्लैंड से. तो उन्होंने इंडिया का जो आर्ट था उसको चेंज कर दिया. अब वो क्या लेके आए अपने साथ, वो लेकर आए आर्ट ऑफ ऑयल पेंटिंग, वाटर कलर्स, टेक्निक्स ऑफ एनग्रेविंग एंड लिथोग्राफी. जेम्स होब्स, जॉन ग्रांट्स, ऐसे बहुत सारे जो आर्टिस्ट थे जो इंग्लैंड से आए थे, इन्होंने एक अलग फॉर्म ऑफ आर्ट इंट्रोड्यूस की. वेस्टर्न स्टाइल ऑयल पोर्ट्रेट्स ऑन ओरिएंटल थीम्स वर इन फैशन इन द अर्ली एंड मिड 19th century. At nearly the same time, the genre of history painting also developed. British painters glorified the imperial power in their paintings. और जो वेस्टर्न पेंटर थे यानी वेस्टर्न स्टाइल ऑफ जो ऑयल पोर्ट्रेट बनाते थे उसमें वो क्या दिखाते थे, वो अपना ग्लोरीफाइड सीन दिखाते थे, इंपीरियल पावर ऑन इंडिया. ओके, तो अपनी पेंटिंग्स में उसको पेंट करते थे. नेक्स्ट इज इन द लेट 18th century, provincial courts at Murshidabad, Awadh, Hyderabad, Arcot and Thanjavur bore witness to the opposing pictorial conventions of miniature and illusionist oil painting. कुछ ऐसे प्रोविंस थे जैसे कि अवध, हैदराबाद एटसेट्रा, जहाँ पर क्या देखा गया, जहाँ पर पिक्टोरियल कन्वेंशन ऑफ मिनिएचर यानी कि छोटे छोटे सीन को छोटी छोटी पेंटिंग में कन्वर्ट कर देना और इल्यूजन इफेक्ट के साथ ऑयल पेंटिंग को देखा गया. नेक्स्ट इज अ न्यू कैटेगरी ऑफ कंपनी पेंटिंग ग्रू विच catered to the new British demands for accurate copying of the background scenery, lifestyle, etc. of the colonial masters. ये एक अलग टाइप की जो कंपनी पेंटिंग सामने आई. इसमें क्या करते थे, जो आर्टिस्ट होते थे, जो ब्रिटिश उस टाइम पर ब्रिटिश कॉलोनियल मास्टर्स होते थे यानी कि हायर रैंक पे जो ऑफिसर्स होते थे, उनकी जो सीन होते थे, उनकी लाइफस्टाइल होती थी, जो बैकग्राउंड सीनरी होती थी, उसको एक पेंटिंग के रूप में पेश करते थे. There also came a popular picture production that flourished around temples, pilgrimage centers and the black towns of colonial cities. It was branded at bazaar art
One of the best known of the bazaar art emerged as Kalighat paintings in Calcutta. बाजार लगते थे जहाँ पर पेंटिंग को शो किया जाता था, किसी को अच्छी लगती थी वो परचेज कर लेता था। तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल दिया गया है एक बाजार का जो कि कहाँ लगता था, कालीघाट पेंटिंग्स का बाजार लगता था कैलकाटा में। In the mid-19th century, printing and the mechanical replication of picture began. The themes ranged from elements and scripture to romantic and adventure fiction. धीरे धीरे जो आर्ट ऑफ पेंटिंग है वो मॉडर्नाइज्ड होती गई, ठीक है, पिक्चर का रेप्लिकेशन शुरू हो गया और जो लोगों की जो पेंटिंग करने की जो मेन उनका कंसेप्ट होता था वो भी चेंज होता गया, ठीक है। अब लोग रोमांटिक पिक्चर्स बनाने लगे थे, एडवेंचर फिक्शन को पेंटिंग में उतारने लगे थे। बाय द 1880s the mentioned genres and styles faced rapid extinction and the entry of new print techniques, for example, anthenography, oleography, and new modes of shading and anatomy drawings. और 1880s तक बहुत सारे न्यू स्टाइल आ गए थे, ठीक है, जैसे कि एनाटोमी या फिर न्यू मोड ऑफ शेडिंग, शेडिंग पेंटिंग एंड एथेनोग्राफी एटसेट्रा। नाउ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न आर्ट। Modern Indian art was divided into three chronological phases. First is colonial western phase, second is the nationalist phase and the modern phase. Okay, the western phase comprises of oil painting. तो हम पहले बात कर रहे हैं western phase की। western phase किससे comprise करते थे, इसमें क्या करते थे आर्टिस्ट, ऑयल पेंटिंग बनाते थे and the adoption of the academic realistic style. न्यू स्कूल्स इस्टेब्लिश किए गए थे, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ थी, मद्रास, कैलकाटा, बॉम्बे, लाहौर, यहाँ पर न्यू स्कूल्स ऑफ फाइन आर्ट्स इस्टेब्लिश किए गए। वेस्टर्न एकेडमिक आर्ट सेट वर सीन टू एक्सेल in the late 19th and early 20th century. Bombay became the home of academic artists, most of whom emerged from Sir J.J. School of Art and specialized in portrait, landscape and sculpture. Okay, तो जो आपका बॉम्बे था वो क्या बन गया था, होम ऑफ एकेडमिक आर्टिस्ट, जहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट थे, जिसमें से बहुत सारे आर्टिस्ट कौन से स्कूल से पास आउट थे, जो आपका सर जे स्कूल ऑफ आर्ट एंड स्पेशलाइज्ड इन किसकी पेंटिंग करते थे, वो पोर्ट्रेट, लैंडस्केप एंड स्कल्पचर। ओके, ये जो कॉलेज है जे स्कूल ऑफ आर्ट ये अभी भी है, फाइन। नाउ ऐसे कौन कौन से पेंटर रहे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा, a scion of the royal family of Travancore and a self-taught oil painter, is the most exemplary product of the westernizing phase. He excelled in oil painting. He was the most popular mythological painter. mythological painter थे ये, बहुत फेमस थे। और किस चीज़ में फेमस थे ये, क्या बनाते थे, he excelled in oil painting. ओके, और इनका कंसेप्ट क्या होता था, mythological, fine. And he established his own oilography press on the outskirts of Bombay to launch mass production of his painting. अपना ही इन्होंने लॉन्चिंग के लिए एक क्या बना लिया था, एरिया बना लिया था, प्लेटफॉर्म बना लिया था। ओके, द नेशनलिस्ट फेज ऑफ आर्ट बिगेन इन, अब है सेकेंड फेज की हम बात कर रहे हैं यहाँ से, नेशनलिस्ट फेज। ओके, ये बिगेन हुआ था 1905 से विद द एंटी कॉलोनियल स्वदेशी एगिएशन इन बंगाल। जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में, उसके साथ ही नेशनलिस्ट फेज ऑफ आर्ट शुरू हुआ। अबिंदरनाथ टैगोर 1871 to 1951 फर्स्ट इवोल्व द इंडियन स्टाइल पेंटिंग, और इन्होंने शुरुआत की इंडियन स्टाइल पेंटिंग की। किसने शुरुआत की, अबिंदरनाथ टैगोर ने। ओके, ही स्टाइल्ड वाटर कलर, इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किए, वाटर कलर इंट्रोड्यूस किए जो इजिली वॉशेबल थे, वॉश हो जाते थे। एंड हिज पेंटिंग्स एक्सप्लोर्ड थीम्स फ्रॉम मुगल हिस्ट्री, जयदेवा गीता गोविंद एंड कालिदास ऋतु संहारा एंड मेघादूतम. His students included A.K. Heather,
इनके कौन कौन से स्टूडेंट थे जो बहुत फेमस भी हैं, आपने नाम भी सुना होगा, A.K. हल्दर, नंदालाल बोस एटसेट्रा. ओके, नाउ ओके, beyond the nationalist phase the story of modern Indian art came up. मॉडर्न इंडियन आर्ट की जो स्टोरी है वो शुरू हुई, और ये शुरू हुई कहाँ से? रविंद्रनाथ टैगोर के स्कूल से. ओके, जो उन्होंने एक न्यू स्टाइल ऑफ आर्ट इंट्रोड्यूस किया. एंड ही इंट्रोड्यूस द काला भवन सेटअप इन 1920 एट शांति निकेतन, जिसके इंचार्ज थे नंदालाल बोस. ओके, this school was rooted in a variety of oriental pictorial traditions ranging from Ajanta and Bagh murals to Chinese brush paintings and Japanese woodcuts and so on. ये जो स्कूल सेटअप किए रविंद्रनाथ टैगोर ने, इसमें हर तरीके की पेंटिंग सिखाई जाती थी. अजंता पेंटिंग से लेकर चाइनीज ब्रश यूज तक या जापानीज वुड कट तक हर एक चीज़ वहाँ पर सिखाई जाती थी. विनोद बिहारी मुखर्जी द पेंटर एंड Ramkinkar by the sculpture were two other modern masters of Shanti Niketan. Rabindranath Tagore himself was a great artist. वो खुद भी एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे. His paintings were individualistic, which were produced in watercolor, crayons and mixed media. उनकी जो पेंटिंग होती थी वो बहुत अद्भुत होती थी. उनका खुद का अपना यूनिक स्टाइल था, जो वाटर कलर का यूज़ करते थे अपनी पेंटिंग्स में, क्रेयॉन्स का और मिक्स्ड मीडिया का. Next is Amrita Shergill. Amrita Shergill, the sole woman artist of the entire early history of art. अकेली महिला चित्रकार. Okay, deserve mention. She was a genius in oil painting and academic realism. She evolved a distinct ethnic facial type in her figures and made the ordinary people the subject of her art. और उन्होंने एक अलग स्टाइल ऑफ आर्ट जो है इंट्रोड्यूस किया. ये आप देखोगे अमृता शेरगिल की ही पेंटिंग है, जिसमें ऑर्डिनरी पीपल के लिए एक एग्जाम्पल था. उन्होंने कंसेप्ट क्या लिखा था? ऑर्डिनरी पीपल. उन्हीं की वो पिक्चर्स बनाते थे, अलग अलग तरीके से उसको डिपिक्ट करते थे. नेक्स्ट इज जैमिनी रॉय. Was another prominent Bengali painter who produced the most successful modern folk style of his times. The names of A.B. Haveli, A.K. Conversum और इसके अलावा और भी बहुत सारे पेंटर्स हैं जो कि बहुत फेमस हुए हैं. ये आप खुद पढ़ोगे, जैसे कि M.F. हुसैन आपने सुना ही है. ठीक है, साइन बोर्ड पेंटर हैं. इनकी जो पेंटिंग है वो बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया और अब्रॉड में. उसके अलावा और भी पेंटर रहे हैं, जैसे कि महाभारत, मदर टेरेसा से भी कुछ इन्होंने सीन जो हैं वो डिपिक्ट किए हैं, इसीलिए ये इतने फेमस पेंटर माने जाते हैं. उसके अलावा सतीश गुजराल हैं एंड बड़ौदा स्कूल ऑफ आर्ट है जो शांति देव, G.R. संतोष ये लोग रन कर रहे हैं. तो इस तरीके से आप देखोगे कितने सारे धीरे धीरे जो स्कूल और कॉलेज हैं आर्ट के ऊपर बेस्ड वो ओपन होने लगे और अलग अलग स्टाइल की जो पेंटिंग की टेक्निक्स हैं वो इंट्रोड्यूस होने लगी. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्कल्पचर. स्कल्पचर यानी कि मूर्तिकार. ठीक है, जो मूर्तियां बनाते हैं. In the post-independence era, giant image in bronze were produced by Ramkinkar Baji and Meera Mukherjee. Somnath Fort produced small bronze works in Madras. Okay, क्या होता था स्कल्पचर में? पहले किसकी मूर्तियाँ बननी थी? बड़ी बड़ी जो मूर्तियाँ हैं वो किसने बनाई हैं? जैसे कि रामकिंकर बैज, मीरा मुखर्जी. ठीक है, उसके बाद छोटी छोटी ब्रोंज की मूर्तियाँ बनाई किसने? सोमनाथ फोर्ट प्रोड्यूस स्मॉल ब्रोंज वर्क. मद्रास में कौन फेमस है इसमें? P.V. जानकीराम. एंड फ्रॉम बॉम्बे एंड परदोष दासगुप्ता, अमरनाथ शैगिल, ये सब लोग क्या हैं? ये हैं फेमस स्कल्पचर हैं जिन्होंने टेराकोटा या फैक्टाइल सरफेस को एक कन्वर्ट किया है, स्कल्पचर का रूप दिया है. नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट आर्ट. इनिशिएटर कौन रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के? बिल्कुल हट के जो आर्ट होती है, जैसे कौन रहे हैं इनके इनिशिएटर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट? V.S. गैतोंदे, सैयद हैदर राजा, रामकुमार, बिरेंदे, K.N. पेनिकर, J. स्वामीनाथन and so on. Modern trends in Indian art were provided recognition and patronage by critics, individual, government, etc.
तो अलग अलग क्रिटिक्स भी रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के, बहुत लोग फॉलोवर भी रहे जिन्होंने सीखा भी। ओके, द ललित कला एकेडमी हैड पब्लिश्ड monographs on contemporary art and artists. The National Gallery of Modern Art has a large number of collection of modern art. उसके बाद है changes in performing arts. अब आर्ट्स को परफॉर्म करने की जो चीज़ें थी उसमें कैसे चेंजेस हुए, जैसे कि म्यूजिक, डांस, थिएटर, इसमें कैसे चेंजेस हुए। India had a fabulous heritage in these forms, for example in music, in dance and in theatre. बिफोर द कमिंग ऑफ द ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया जो है बहुत ज़्यादा रिच था म्यूज़िक, डांस और थिएटर में। आर क्लासिकल म्यूज़िक बोथ द हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक स्टाइल, जो हमारा क्लासिकल म्यूज़िक है, जैसे हिंदुस्तानी या कर्नाटिक दो फॉर्म होते हैं क्लासिकल म्यूज़िक के, दोनों ही बहुत ज़्यादा फेमस थे, एक रिच हेरिटेज रखते हैं। द लिसनर्स आर enthralled by the rendering of the classical music, vocal as well as instrumental। और जो म्यूज़िक था वो भी बहुत फेमस था, चाहे वो वोकल म्यूज़िक हो या फिर इंस्ट्रूमेंटल हो। म्यूज़िक एंड डांस हैव ऑल्सो बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिनेंस इन इंडिया, द संगीत समाज ऑफ कैलकाटा एंड जनोतेजक मंदिर ऑफ बॉम्बे लेड टू द अवेकनिंग इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक। और इस तरीके से अलग अलग लोग आए, जैसे कि पंडित P.N. भक्तांदे, ठीक है, विष्णु दिगंबर, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने एक म्यूजिक को एक ग्रेट ऊंचाइयों पर वो लेकर गए हैं। मैनी अदर इंस्टीट्यूशंस were set up at Delhi, Lucknow, Gwalior, Calcutta, Madras, Pune, etc. for the promotion of music. म्यूज़िक की प्रमोशन के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट बनाए गए अलग अलग सिटीज़ में। By his brilliant exposition and masterly demonstration of Indian music, दिलीप कुमार रॉय won admiration in western countries। उनको वेस्टर्न कंट्रीज में भी बहुत सारी प्रशंसा मिली है because of his demonstration of Indian music in different style. Now next is dance. डांस जैसे कि मणिपुरी, कथकली, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, etc. are different classical dance form, and institutions like कलाक्षेत्र, केरला कला मंडलम एंड सिद्धेंद्रा कलाक्षेत्र और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो क्या सिखाते हैं, क्लासिकल डांस सिखाते हैं लोगों को। ओके, नाउ इनमें जो फेमस हैं वो कौन है, उदय शंकर, the famous choreographer of India, presented 2 dance dramas in the late 1920s in England. During 1932 to 60, he performed regularly in America. He established the Uday Shankar Indian Culture Center in 1938 at Almoda. उसके बाद जहां उन्होंने ट्रेन किया है न्यू जनरेशन को अपने डांस स्टाइल में, ओके, ओरिएंटल स्टाइल में। नेक्स्ट इज रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं उनको भी डांस की बहुत सारी नॉलेज थी एंड ही कैरिड द डांस ट्रेडिशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। डांस वॉज पार्ट ऑफ द करिकुलम एट हिज स्कूल इन शांति निकेतन। उनके जो स्कूल थे उसमें डांस को भी एक करिकुलम में यानी सिलेबस में लाया गया था। एंड The Rabindric or Tagore school of dance became quite famous. Uday Shankar contemporary Shanti Vardhan created a new dance vocabulary for his ballet Ramayana. Next is in 1980, leading classical dancers जैसे कि मृणालिनी साराभाई, उसकी डॉटर मल्लिका, यामिनी कृष्णामूर्ति, सोनल मानसिंह एंड सो ऑन, जो अलग अलग डांस स्टाइल के लिए, इंडिविजुअल स्टाइल के लिए फेमस हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर। The arrival of the Europeans in India in the 16th century marked the introduction of European architecture. The Arabian Sea forts at Chol in Maharashtra 1521 and Diu in Gujarat 1536 are reminders of the essentially military character of the Portuguese colonial enterprise. और churches थे ओल्ड गोवा में। These are the best examples of the Baroque essential style in India. The sea 1562 to 1651 is the largest cathedral in South Asia. The nearly
Bom Jesus Basilica is equally grand. This church is laid on a cruciform plan with prominent transept. ठीक है, तो ये ओल्ड गोवा में जो अलग अलग चर्चेज हैं, बहुत बड़े बड़े चर्चेज हैं, इस टाइप का जो आर्किटेक्चर है वो इंडिया में शुरू हो गया था। उसके अलावा बड़े बड़े फोर्ट जो थे, जैसे कि आप देखोगे फोर्ट दंसबोर्ग है एट तरंक्यूबार, एंड द बे ऑफ बंगाल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इज एन एग्जाम्पल ऑफ दानिश मिलिट्री आर्किटेक्चर। जो किसका एग्जाम्पल है? दानिश मिलिट्री आर्किटेक्चर स्टाइल का एग्जाम्पल है। British settlements were also martial in character, as may be judged from the star-shaped polygonal layouts of Fort William in Calcutta। जो ब्रिटिशर्स आए वो भी आर्किटेक्चर में मास्टर्स थे। उसका एग्जाम्पल हम फोर्ट सेंट जॉर्ज जो मद्रास में है और फोर्ट विलियम कैलकटा में है, और जो भी इंग्लिश चर्च बने हैं उन स्टाइल से हम देख सकते हैं। The same size British civic monuments, one of the largest era is Raj Bhavan in Calcutta and Viceroy until 1911. Classical projects include Raji Roji Hall in बॉम्बे। ठीक है, तो अलग अलग एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं है, जैसे कि सीनेट हॉल ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी बॉम्बे, राजी रोजी हॉल इन मद्रास। क्या दे रखे हैं? अलग अलग एग्जाम्पल दे, इसका स्टाइल आया और किस स्टाइल के अकॉर्डिंग कौन से आर्किटेक्चर के टाइम पर अलग अलग मॉस्क्यूज बने लाया था। ठीक है, इस्लामिक अकॉर्डिंग जो आपके मॉस्क्यू बने हैं, या फिर लक्ष्मी नारायण मंदिर है न्यू दिल्ली में, ये हिंदू। फाइन, राष्ट्रपति भवन है जो था न्यू दिल्ली को। तो ये सारे बेसिक कंसेप्ट, जैसे आपने शुरू में पढ़ा था कि अलग अलग रूलर आते गए और होती गई। ठीक है, तो उसी तरीके से जब अलग अलग आर्किटेक्चर स्टाइल लाते गए, projects were taken up by architects of international Corbusier, the Swiss-born architect of Chandigarh, with his individual brand of modern। के बाद जो आर्किटेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट था वो इंटरनेशनल है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट by the American architect Louis Kahn, आर्किटेक्ट ऑफ गांधी मेमोरियल, जो चंडीगढ़ है वो एक प्लान, बहुत खूबसूरत सिटी है, वो भी इंटरनेशनल क्लाइंट ने, ली कॉर्बुसियर ने। उसके अलावा है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है जो केंद्र कॉम्प्लेक्स है जयपुर, आर्किटेक्ट्स ने डिजाइन किए हैं। नाउ हियर इज एन इंटरेस्टिंग गोथिक आर्किटेक्चर जो आप चर्चेज में देखते हो ड्यूरिंग 12th और 13th जो यूज किया गया था, दैट वाज मेंशन्ड एज गोथिक। बेसिक फीचर ऑफ दिस आर्किटेक्चर वर rebuilt and buttresses, lofty windows and carved facade decorated with pictures. St. Peter's Church in Rome represent, while Cathedral of Reims, Cathedral of Florence in Italy represent the Gothic style of architecture. Now here we read two cases and second is of Chennai. The first is Mumbai, known as Bombay. Bombay was acquired British in 1661. Its social and cultural activities, performing arts like music witnessed all-round development. New a large number of architectural structures in the colonial days. These structures were made in okay. portuguese से ब्रिटिशर्स ने कौन से ईयर में ले लिया था? 16
यहाँ पर ये बहुत जल्दी ही एक हब बन गया कमर्शियल का, परफॉर्मिंग आर्ट जैसे कि डांस, ड्रामा, साउंड डेवलपमेंट आप देख सकते हो, न्यू स्टाइल ऑफ और एक न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप यूरोपियन स्टाइल के नाम से जाना गया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस was built in 1818 by F.W. Stevens. It looked about 10 साल लग गए थे इसको पूरा करने में। It is the point of the Central Railway. It was put on the heritage list in 2004. Prince of Wales is Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya of India. It was designed by 6 years to complete. The museum is a architecture elements. Its high dome resembles Agra. Its balconies and inland floors. तो यहाँ पर जो आपका बॉम्बे है ये किसका, यूरोपियन यानी मुगल आर्किटेक्चर से भी कुछ कॉपी किया, यूरोपियन स्टाइल का क्या कॉपी किया गया है। तो बॉम्बे में जो भी वहां घूमने जा सकते हो तो आप इस स्टाइल का आर्किटेक्चर देख। फेमस है गेटवे ऑफ इंडिया। इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग 1914 to 17 the visit of George V and Queen Mary 1911. It too was designed by George V. जैसे जनरल पोस्ट ऑफिस, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, टावर, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, ये बहुत ब्यूटीफुल जो डिजाइन है आर्किटेक्ट बॉम्बे में देख सकते हो। नाउ हियर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। मुंबई को पहले किस नाम से जाना जाता था? बॉम्बहिया के नाम से। ओके, फिर है उसके नाम से इसका नाम मुंबई रख दिया गया और इसको बॉम्बे के नाम से। ओके, तो इस तरीके से जो सिटीज थी पुरानी वो बहुत उनका नाम जो है चेंज। क्रोनोलॉजी ऑफ मुंबईज एवोल्यूशन, ये आप देखोगे में पुर्तगीज आए थे, सीडेड बॉम्बे टू द ब्रिटिश। बाद 1670 में द फर्स्ट पार्सिस के 2 में सेंट थॉमस कैथेड्रल वॉज 1674 में अमीन। इस तरीके से बॉम्बे में क्या क्या नए चेंजेस हुए, पुर्तगीज आए, कैसे डच पीपल आए, कैसे बने, वो आप यूनिवर्सिटीज कैसे बने, ये आप पढ़ सकते हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज नोन एज मद्रास। Name of the fishing village of Madrasapatnam. East India Company built a fort and in 1644 जो मद्रास है वो एक इसको मद्रासपट्टनम के नाम से जानते थे। यहाँ छोटा सा फोर्ट बनाया था और वहां से ट्रेडिंग शुरू की थी। By 1652 the factory of Fort St. George recognized as a presidency in 1680. Municipal Corporation of India was constituted here when the British became masters of South India and Madras administrative and commercial capital. Now, here are first is Fort St. George. बहुत ही खूबसूरत ये फोर्ट है। It is the fortress in India built in 1644 which George the patron saint of India so commercial activities and helped in establishing British the Carnatic region as well as the French forces. Today it hosts the Tamil Nadu Legislative Assembly. Fort St. George ये सबसे पहला फोर्ट
यहाँ पर पहले ब्रिटिशर्स के ऑफिसेज होते थे, में जो भी प्लानिंग होती थी वो यहाँ इसी फोर्ट को एज ए तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली है। सेकंड इज कैथेड्रल ऑफ द हाई कोर्ट एंड द वॉर मेमोरियल, फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ मद्रास। फाइन। मेजर डेवलपमेंट इन लिटरेचर। As a result of the contact with Western culture, literature, an awakening took place in India. Some educated Indians began exploring the globe of ancient India so as to restore the self-confidence. जो इंडियंस थे वो ब्रिटिशर से इतने, ठीक है, उसके बाद जो कुछ पढ़े लिखे इंडियंस थे, उन्होंने इंडियंस को अपनी पुरानी, देखो हम उस टाइम कैसे फेमस थे, जैसे कि पूजा होती थी, तो अपनी ग्लोरी और स्ट्रेंथ के बारे में। सोशल रिफॉर्मर्स प्रीच्ड इन वर्ड्स व्हाइल एमिनेंट राइटर्स कंपोज लिटरेचर इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। और जो राइटर थे वो जहां उसी में लिखते थे, और जो सिंगर थे, सोशल वर्कर होते थे, वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज अवेयर करते थे, समझाते थे। हाउएवर इंडिया अर्ली 20th century underwent many changes, फिर भी इंडियन लिटरेचर स्टाइल आए हैं, ठीक है, जैसे न्यू फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, short stories, novels, poems, etc. instead of epics and other voluminous work. फेमस थे पहले, लेकिन उस टाइम पर नॉवेल्स आ गए थे, पोम्स आ गए थे, तो लोगों को वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। In contrast to the earlier works which were based on really the life of rulers. Now what were the main features? मेन फीचर क्या थी? लिटरेचर वॉज नेटिव और लोकल। लिटरेचर का वो नेटिव यानी हमारे देश, लोकल था। इंडियन राइटर्स प्रोड्यूस लिटरेचर लैंग्वेजेस, और जो राइटर्स लिटरेचर प्रोड्यूस किया वो लोगों के लिए, वो उन्हीं की लैंग्वेज में लिखे जाते थे। राइटर्स criticize the old traditions and conventions. जो राइटर्स थे वो समाज में फैली हुई बुराइयों की, पास्ट की जो ग्लोरीफाई, जो हमारा टाइम था उसके ट्रेडिशंस जो थे उनको क्रिटिसाइज करते थे। इन कैरेक्टर which laid emphasis on, जो इंडियन राइटर थे वो थे यानी कि देशभक्त थे, तो वो लोगों को फोकस दिलाते थे कि नेशनल लिबरेशन की चाहिए, उसके लिए हमें यूनाइट होना बहुत जरूरी। राइटर्स एडॉप्टेड यूरोपियन लिटरेरी फॉर्म एंड ब्लैंक वर्ड्स इन पोएट्री एंड नॉवेल्स along with their own literary traditions. इंडियन जो राइटर थे उन्होंने अपने रिटन स्टाइल में लिटरेरी फॉर्म्स को भी शामिल किया था और एक लोगों के सामने उतारा। नाउ द फॉलो, फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज पोएट्री। इंडियन पोएट्री इन्फ्लुएंस्ड बाय रोमांटिक लिटरेचर, डिफरेंट इन कंटेंट्स एंड ऑफ नेशनलिज्म एंड एज सच। वो किस पर फोकस करती थी? नेशनलिज्म पर। यूरोपियन भी टॉपिक उठाते थे, ऐसे जो इंडियन लिटरेचर थी वो फोकस करती थी नेशनलिज्म पर। इट वॉज एंटी फ्यूडलिज्म एंड notable Indian poets include Rabindranath Tagore,
एंड एटसेट्रा। तो अलग अलग पोइट रहे हैं, अलग बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं मॉडर्न पोइट्री में। लिटरेचर इन बंगाल in bulk. Bankim Chandra Chatterjee wrote Anand Mat, which contains the national song Vande Mataram. Munshi Premchand wrote many novels in Hindi, Rangbhoomi, etc. और भी बहुत राइटर रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे फिक्र किए हैं। ओके, नेक्स्ट इज शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी के राइटर टैगोर, प्रेमचंद, यशपाल, जैन, सादत हसन, मानतो राजेंद्र सिंह बेदी etc. are the famous short story writers. Drama जो उस टाइम दीन बंधु मित्रा एंड बादल सरकार बंगाली, विजय तेंदुलकर मराठी, गिरीश मुल्क राज आनंद एंड आर के नारायण इन इंग्लिश और राइटर्स। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्र जीनियस थे, ठीक है, बहुत फेमस रहे हैं। ही एंड इंटरनेशनल ह्यूमनिज्म, ही रोट मदर टंग में लिखते थे, बंगाल से थे तो बंगाली लैंग्वेज में, इंक्लूडिंग गोरा एंड गहरे बेरे स्टोरीज रही हैं और इनके लिए इन्हें नोबेल भी मिला है। एंड ही वाज एन ओरिजिनल क्रिएटर, पेंटिंग्स इलस्ट्रेट द हाई क्वालिटी ऑफ, तो सब लोग जानते हैं वो एक फेमस राइटर रहे हैं और एक फेमस आर्टिस्ट भी रहे हैं। क्विक रिकैप ऑफ द चैप्टर। बिटवीन 1947 there emerged mainly art, architecture and literature. During the colonial era, oil painting, techniques of engraving and lithography were introduced in India. Portraits were made on oriental themes. History developed simultaneously. Miniature painting and illuminist oil contrast with each other. Painting grew as a new category of art. Bazaar art continued at the same time. Century, printing enabled mass production, and during new schools of art emerged in metropolitan towns. Fine arts and commercial arts flourished. Raja Ravi Verma is the most famous westernizing phase of art. Nationalist phase begins in 1960, the advent of Abindranath Tagore. The modern phase is marked by the emergence of Rabindranath Tagore, who set up Shanti Niketan under the charge of Nandalal Bose. Amrita Shergill was a famous name among women painters. Jamini Roy was also a great painter. After 1947, there emerged the Progressive Art Group. Maqbool, Fida Hussain, Satish Gujral, etc. were prominent artists. In the post-independence era, sculpture also developed in Bombay, Delhi and Madras. In music and dance, besides light and folk styles, classical styles are quite popular. Maximum changes occurred in the field of architecture with the introduction of European style. There emerged Indo-European style in architecture.
monuments and civic building of the British era were mostly built in Indo-European style. Various cathedrals, churches and forts were built in European style. Neo-Gothic style may be seen in the British civic monuments. Indo-Saracenic mode is also visible in many civic monuments. Islamic and Hindu revivalism is also exhibited in several buildings. After independence, many projects were taken up by architects of international repute. In the fields of literature, new forms and styles emerged. Vernacular literature was abundant. Poetry, prose, fiction, drama, etc. flourished in the late 19th and early 20th centuries. आई होप बच्चों चैप्टर आपको समझ आया होगा. एक बार फिर से आप इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.